हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी तीसरी क्लास लगने वाली है और आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। इसे हिंदी में नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं और ये वायु में कितने परसेंट पाई जाती है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल वायु में जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है ये लगभग 78% आयतन के अनुसार नाइट्रोजन होती है। हमारे वायु में कितनी परसेंट होती है? 78% आयतन के अनुसार नाइट्रोजन होती है। और इसके अनुसार हम सीधे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या है कि हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग सीधे नहीं करते हैं क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों के रूप में निम्नलिखित ढंग से परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए, फलियों वाले पौधे में मतलब जो फलियों वाले पौधे की जड़ों में इस सहजीवी जीवाणु द्वारा आकाश में बिजली चमकने से रासायनिक कारखाने में कृत्रिम संसाधनों द्वारा और नाइट्रोजन पौधे तथा जंतुओं दोनों के लिए ही आवश्यक नाइट्रोजन पौधे तथा जंतुओं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग हम अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजन क्षारों, हाइड्रोजन ग्राही न्यूक्लिक अम्लों, एटीपी इत्यादि के निर्माण में होता है। देखिए, फिर से देखते हैं हम जो फलियों वाले, जैसे कि ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यौगिकों के रूप में इसका ये निम्नलिखित रूप से परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि फलियों वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें स्थित सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा और आकाश में जो बिजली चमकती है और रासायनिक कारखाने में कृत्रिम संसाधनों द्वारा और जो नाइट्रोजन पौधे होते हैं जंतुओं दोनों नाइट्रोजन पौधे और जंतु दोनों के लिए ही एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये किसके किसके लिए? नाइट्रोजन पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए। क्या है? पौधे तथा जंतुओं दोनों के लिए नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? अभी हमने बताया, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजन क्षारों, हाइड्रोजन ग्राही न्यूक्लिक अम्ल, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट इत्यादि के निर्माण में होता है। अब देखिए, पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मिट्टी से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। कैसे अवशोषित करते हैं? नाइट्रोजन को सामान्यतः मिट्टी से ही मतलब मिट्टी से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इसे अमोनिया में अपचयित किया जाता है। कैसे? इसका अमोनिया में अपचयित किया जाता है तथा इसके बाद यह क्या करता है? जीव द्रव्य में प्रोटीन व एंजाइम का निर्माण करता है। पौधे की पत्तियों में जो नाइट्रोजन का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण वर्णक के निर्माण में भी होता है। देखिए, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ दे रहा है कि पौधे की पत्तियों में नाइट्रोजन का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण वर्णक के निर्माण में भी होता है। नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों में क्लोरोफिल का कम होना। जैसे कि क्या है कि नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो ये पुरानी पत्तियों में क्लोरोफिल का कम होना उनका, जैसे कि जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियां थोड़ी हरे रंग से वो दूसरे रंग में परिवर्तित होने लगती हैं। तो इससे अंदाज लगता है कि यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन की कमी हो रही है। तो उनका शीघ्र गिरना, जैसे कि पत्तियां सूख के झड़ जाती हैं उनकी वृद्धि में और पत्तियां जाहिर है जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियां क्या है गिर के ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा नहीं निकलेंगी जब तक कि उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति न की जा सके। फूलों के निकलने में देरी तथा फूलों की निकलने में देरी भी होती है और जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। इससे किससे? नाइट्रोजन की कमी से। जब भी आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कभार हमारे पौधे क्या हैं कि जल्दी फ्लावर उस पे आते नहीं हैं और जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती हैं और मुरझा के गिर जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो हम नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए ये क्या होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लगभग 78% स्रोत होता है। सामान्यतः पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब सामान्यतः देखा जाए तो पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते। इस नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जीवाणु व नीले हरे शैवालों में होती है। देखिए यहाँ पे भी बात आ गई, नीले हरे शैवालों में होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने जीवद्रव्य में कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु के नाम इस प्रकार है। देखिए कुछ प्रमुख नाइट्रोजन यहाँ पे दिए हैं, जो जीवाणु के नाम इस प्रकार हैं। क्लोस्ट्रीडियम जो अवायवीय मुक्त जीवी व मृदोत्पन्न है। एजोटोबैक्टर, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, वायवीय मुक्त जीवी मृतोपजीवी। राइजोबियम सहजीवी मृतोपजीवी व मृदोत्पन्न। क्लोरोबियम अवायवीय आत्मपोषी व मुक्तजीवी। रोडोस्पाइरम अवायवीय आत्मपोषी व मुक्तजीवी हैं। ये सारे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु के नाम हैं और उनके प्रकार हैं। ये इनके नाम हैं और ये इनके प्रकार हैं। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल निम्नलिखित हैं। नोस्टॉक, एनाबिना, ओलोसीरा, ग्लियोट्राइकिया, कैलोथ्रिक्स। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रथम अमोनिया। देखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, एक जटिल जैविक प्रक्रिया है वो, और इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्रथम तथा अमोनिया तथा इसके बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। पहले क्या है, सबसे प्रथम जो है वो नाइट्रोजन है, प्रथम अमोनिया तथा इसके बाद अमीनो अम्ल में इसको क्या किया जाता है कि परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि प्रोटीन निर्माण में आधारभूत पदार्थ है। प्रोटीन जीव द्रव्य में बहुत से रूपों में सम्मिलित रहती है। अब देखिए नाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रीकरण अमोनिया का नाइट्राइट व इसके पश्चात नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ये थोड़ा सा टफ है, ये पूरा फुल डिटेल्स है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इससे ज़रूर पूछना, क्वेश्चन ज़रूर करना। अमोनिया का नाइट्राइट, अब देखते हैं अमोनिया का नाइट्राइट व इसके पश्चात नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। देखो अभी तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। देखो जब भी लिखते हो ना आप लोग, एक बात का ध्यान दिया करो कि देखो जब भी मेरी राइटिंग देखते हो, ये चीज़ें, ये जो मैं दिखा रही हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमारी किसी भी कॉपी में देख सकते हो आप कि यहाँ तक मेरा ये चीज़, मतलब अगर स्केल रख के देखी जाए ना, देखिए अगर स्केल रख के भी आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल सेम होगा। देखिए मैं नीचे तक का दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल सेम। तो ये चीज़ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में भी अगर आप राइटिंग अच्छी बनाना चाहते हो तो प्लीज़ सबसे पहले इस बात का ध्यान देना कि चाहे ये चीज़ हो, चाहे ये चीज़ लास्ट वाला हो, ये दोनों बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इससे आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और एक जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करेगा तो जाहिर है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। यह प्रक्रिया दो विशिष्ट प्रकार के रसायन संश्लेषित जीवाणुओं द्वारा 4 चरणों में संपन्न होती है। ये जो नाइट्रेशन की प्रक्रिया है ये कितने चरणों में, 4 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण की बात करते हैं हम। पहले चरण में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा व नाइट्रोसोस्टिस सभी नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु हैं। ये
अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं ये। अब द्वितीय चरण में देखा जाए तो नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु सेप्टोमाइसीज आदि नाइट्राइट को नाइट्राइट में बदलते हैं। अब देखिए अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन। मृदा की उपस्थिति जो होती है पौधे व जीव जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन। देखिए मृदा में जो उपस्थित होते हैं पौधे व जीव जंतु के, वो मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें उपस्थित प्रोटीन पदार्थों के बहुत से जीवाणुओं द्वारा उनका क्या होता है कि अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। अमीनो अम्ल का निर्माण, क्वेश्चन अगर पूछता है कि अमीनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा कि मृदा में उपस्थित जीव जंतु पौधे के मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित प्रोटीनों का बहुत से जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है। मतलब प्रोटीन का अपघटन होना मृदा में, ये क्या कहलाता है, इसके फलस्वरूप अमीनो अम्ल का निर्माण होता है तथा अंततः ऑक्सीकारी विनाइट्रोजनीकरण द्वारा अमोनिया क्या है, निर्मित होती है, बनती है। यदि प्रोटीन अवायवीय वातावरण में अपघटित होती है, जैसे कि अवायवीय वातावरण है और वो प्रोटीन वहाँ पे अपघटित हो गई है, तो एमाइड बनते, वहाँ पे क्या होता है कि एमाइड बनते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे अवायवीय वातावरण होता है और प्रोटीन अपघटित हो जाती है तो वहाँ पे एमाइड बनते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि एमाइड कब बनते हैं और एक अमीनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऑक्सीकरण से अमोनिया निर्मित होती है। तो जो हमारी मुक्त अमोनिया होती है वो विषैली होती है। जो हमारे अमोनिया है वो मुक्त जो हो जाती है वो हमारी विषैली हानिकारक होती है, अतः इसे नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। अब हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में, ये इसका डायग्राम है। आप अगर इसका डायग्राम देखना चाहते हो तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, तो इसका वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी इसका लिंक। आप वहां से जाके देख सकते हो इसके बारे में, ये कैसे बनाया जाता है, ये पूरी डिटेल्स वहाँ पे हैं। अब बात करते हैं विनाइट्रीकरण, डेनिट्रिफिकेशन के बारे में। जैसे कि कुछ जीवाणु होते हैं थायोबेसिल्स, नाइट्रोफिकेंस व स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, सभी प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैस की अवस्था में मुक्त करने की क्षमता जो रखते हैं। इस प्रकार भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो उसको क्या करते हैं कि कम कर देते हैं। जैसे कि कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु के नाम यहाँ पे मेंशन है, थायोबेसिल्स, नाइट्रोफिकेंस व स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, सभी प्रकार के जो कार्बनिक और अकार्बनिक बद्ध नाइट्रोजन का इसमें क्या होता है, पुनः चक्रीकरण हो जाता है और गैसीय अवस्था में ये मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार यह भूमि की क्या करते हैं, उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। और जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो नाइट्रोजन का चक्रीकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं। और जब विनाइट्रीकरण द्वारा भूमि से नाइट्रोजन ह्रास, मौसमी बाढ़ अथवा अधिक सिंचाई के कारण पौधे तथा जीव जंतुओं की अनुपयोगित प्रोटीन, इनकी जो मृत्यु के पश्चात वायवीय और अवायवीय जीवाणु द्वारा अमोनिया में क्या होती है कि अपघटित कर जाती है। जो पौधे तथा जंतुओं की अनुपयोगित प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, वो उनकी मृत्यु के पश्चात वायवीय और अवायवीय दोनों तरीके से जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में अपघटित हो जाती है या कर दी जाती है। हम नहीं करते हैं, खुद से हो जाती है। यह अमोनिया नाइट्रिककारी जीवाणुओं द्वारा पहले क्या होती है, नाइट्राइट मतलब कि नाइट्रेट का बनना ही नाइट्राइट है, वह इसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। कैसे परिवर्तित होती है, देखिए नाइट्रिककारी जीवाणुओं द्वारा पहले क्या है, नाइट्राइट, व इसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। जो पौधे की उपयोग होती, मतलब जो पौधे की उपयोगी होती है और कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाती है। यदि अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में नाइट्राइट और अमोनिया की अधिकता हो जाती है, तो विनाइट्रीकरण जीवाणु क्या होते हैं। देखिए जब भी मिट्टी में
पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जैसे नाइट्राइट अथवा अमोनिया की अधिकता हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, विनाइट्रीकरण हो जाता है। और जीवाणु क्या करते हैं, इन्हें पुनः विनाइट्रीकरण हेतु नाइट्रोजन गैस में क्या करते हैं कि परिवर्तित कर देते हैं। कौन परिवर्तित करता है? विनाइट्रीकारी जीवाणु। देखिए यहाँ पे दिया है ना, विनाइट्रीकारी जीवाणु। विनाइट्रीकारी जीवाणु इन्हें पुनः विनाइट्रीकरण हेतु नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि पौधे तथा जंतुओं की जो अनुपयोगित प्रोटीन होती है, वहाँ पे भी वही बात हुई कि अनुपयोगित, और यहाँ पे भी देखिए वही दे रहा है, पौधे तथा जंतुओं की अनुपयोगित प्रोटीन मृत्यु के पश्चात, जब मृत्यु, जैसे कि जो पौधे सड़ गल जाते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में क्या होती है, अपघटित कर दी जाती है। और यह अमोनिया नाइट्रीकारी जीवाणुओं द्वारा पहले नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। देखिए जो पौधे की जो अनुपयोगी प्रोटीन होती है, जो पौधे उपयोग नहीं करते हैं, अब उस प्रोटीन को क्या करते हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात जो वायवीय और अवायवीय, मतलब दोनों प्रकार के जीवाणुओं द्वारा, वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा अमोनिया में ये क्या करी, अब अपघटित कर दी जाती है। अब देखिए यह अमोनिया नाइट्रिकारी जीवाणुओं द्वारा पहले नाइट्राइट व इसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है, जो पौधे के उपयोग हेतु पुनः कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाती है, जिसे नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दोस्तों अब देखते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। अब देखिए भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने का एक अतिरिक्त स्रोत है। क्या है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का ये एक, समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण स्रोत है, अतिरिक्त स्रोत है। कभी कभी मानव भी भूमि की सतह पर मृत कार्बनिक पदार्थों को जलाकर तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने व अधिक उपज के लिए नाइट्रोजन उर्वरक मिलाकर प्राकृतिक नाइट्रोजन चक्र में हस्तक्षेप करता है। यदि पेयजल में नाइट्राइट की मात्रा अधिक हो जाती है तो बच्चों में ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर 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 लर्न कर लेना कि यदि पेयजल में, हमारे पीने वाले जल में नाइट्राइट की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो ब्लूबेरी सिंड्रोम बच्चों में हो जाता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लूबेरी नामक रोग बच्चों में क्यों होता है। तो आप आंसर रहेगा कि नाइट्राइट की मात्रा अधिक होने के कारण बच्चों में ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल का प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा मृत जीवों का अपघटन होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।